हेलो एवरीवन, गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। दिस इज नेहा राजपुरोहित। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज मैनेजमेंट प्रोसेस एंड फंक्शन। ये हमारा सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन पूरा डिस्कशन किया। सेकंड हमारा जो चैप्टर है उसमें आता है मैनेजमेंट की प्रोसेस, मैनेजमेंट के फंक्शंस, मैनेजर्स के रोल। तो आज का हमारा है प्रोसेस एंड फंक्शन। मैनेजमेंट की प्रोसेस की, किसी भी चीज की प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस का मीन क्या होता है? प्रोसेस का मीन होता है किसी भी कार्य को व्यवस्थित तरीके से करने का तरीका। जो तरीका होता है उस तरीके को स्टेप टू स्टेप वाइज कंप्लीट करना ही हमारी क्या कहलाती है? प्रोसेस कहलाती है, प्रक्रिया कहलाती है। तो हम बात करते हैं मैनेजमेंट के प्रोसेस की कि प्रबंध की क्या प्रक्रिया होती है। तो प्रबंध की प्रक्रिया बहुत सिंपल होती है और प्रबंध के जो प्राथमिक कार्य होते हैं वो ही प्रबंध की प्रक्रिया में शामिल किए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को प्रबंध की प्रक्रिया लिखी है और उसके बाद प्रबंध की प्रक्रिया की विशेषताएं लिखी है। इस प्रक्रिया को पढ़ने के बाद हम क्या क्या कॉमन विशेषताएं निकाल सकते हैं मैनेजमेंट की प्रोसेस की। पहले हम लोगों ने पढ़ी थी मैनेजमेंट की विशेषताएं, आज जो पढ़ेंगे वो होगी मैनेजमेंट प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस एंड फंक्शन। कॉमन मैं आप लोगों को बता देती हूँ, प्रोसेस जो होती है उसमें 5 मेन फंक्शंस को इंक्लूड किया जाता है और कोऑर्डिनेशन जो होता है वो उन सबको कंबाइन करके रखता है। और फंक्शंस की जब हम बात करते हैं तो आपके चैप्टर्स के अकॉर्डिंग फंक्शंस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक हमारा प्राथमिक कार्य, एक हमारा सहायक कार्य। प्राथमिक कार्य के अंदर फिर से आप लोगों को 5 फंक्शंस बताए गए हैं, जो 5 फंक्शंस ही हमारे ये मैनेजमेंट की प्रोसेस कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोसेस के ऊपर ध्यान देते हैं। प्रोसेस का मीन होता है किसी भी कार्य को व्यवस्थित तरीके से करने का तरीका, हमारा प्रक्रिया कहलाता है। प्रबंध की प्रक्रिया की जब हम बात करते हैं तो प्रबंध की प्रक्रिया में स्टार्टिंग से लेके, प्रारंभ से लेके यानी प्लानिंग से लेके अंतिम यानी कंट्रोलिंग तक सतत रूप से चलना, एक कंटिन्यू रूप से चलना और वो भी कोऑर्डिनेशन के साथ में, तब जाके हमारी मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या होती है? कंप्लीट होती है। इनको हम स्टेप टू स्टेप वाइज पढ़ेंगे हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस के अंदर। राइट, तो प्रोसेस में पहला आपका स्टेप है प्लानिंग, मतलब नियोजन यानी योजना बनाना। सेकेंड है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, मतलब संगठन यानी व्यक्तियों के समूह को कार्यों का सौंपना, अधिकार उत्तरदायित्वों का बंटवारा करना, समूह का निर्माण करना। थर्ड हमारा फंक्शन आता है स्टाफिंग यानी नियुक्तिकरण करना, मतलब कर्मचारियों को नियुक्त करना, भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, मूल्यांकन, कार्य मूल्यांकन, योग्यता के अनुसार बंटवारा, ये सब हमारा नियुक्तिकरण के अंदर आएगा यानी स्टाफिंग के अंदर। फिर हम करते हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब निर्देश देना, आदेश देना, मोटिवेट करना, पर्यवेक्षण करना, कम्युनिकेशन करना, ये सब हमारे डायरेक्टिंग या फिर डायरेक्शन निर्देशन के अंदर आता है। फिर हमारा आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब ये जितने भी फंक्शंस आ गए ये हम सारे कंप्लीट कर ले, लेकिन इनके ऊपर कंट्रोलिंग नहीं। कंट्रोलिंग का मेन यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमने जो गोल डिसाइड किए और हम जो गोल अचीव किए, इन दोनों के बीच में क्या वेरिएंस है, क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को कैलकुलेट करना, उस डिफरेंस को जानना, वही हमारा कंट्रोलिंग करना कहलाता है। और कंट्रोलिंग के ऊपर सारी वर्क्स के ऊपर देखरेख की जाती है कि वर्क्स राइट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं तो किस कमी के कारण नहीं हो पा रहे हैं। और ये जितने भी कार्य मैंने आप लोगों को बताए, इन सब के बीच में एक कॉमन जो इन सबको जोड़ के रखने का या एक कड़ी का काम करता है वो होता है हमारा कोऑर्डिनेशन, मतलब समन्वय। जो सबको जुड़ा, तालमेल बैठा के, समन्वय बैठा के कार्य को पूरा करवाता है वो हमारा कोऑर्डिनेशन कहलाता है। और फिर अगर कोई भी डिफरेंस रहता है तो कंट्रोलिंग के बाद में वापस रीप्लानिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है। ये हमारी सिंपल लैंग्वेज में मैनेजमेंट की प्रोसेस कहलाती है, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और इन सबको कंबाइन करके जोड़ के रखने का काम करता है हमारा कोऑर्डिनेशन। तो ये हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस भी कहलाते हैं और मैनेजमेंट की प्रोसेस भी कहलाती है। तो ये हमारी मैनेजमेंट की प्रोसेस हो गई। इन सभी को हम 1 बाय 1 अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस के अंदर, क्योंकि मैनेजमेंट के जो प्राइमरी फंक्शंस है वो यही है। आगे हम बात करते हैं कि हमने ये जो प्रोसेस देखी, इस प्रोसेस से हमें क्या क्या विशेषताएं मिलती है। तो प्रबंध प्रक्रिया की, मैनेजमेंट प्रोसेस
विशेषताएं हैं वो हम देखते हैं। पहली हमारी निकलती है निरंतर प्रक्रिया, मतलब कंटिन्यू प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है देखो, प्लानिंग चल रही है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे के सारे कंटिन्यू चलते रहते हैं, स्टेप टू स्टेप। कि हमने योजना बनाई, उस योजना के लिए व्यक्तियों को नियुक्त किया, उस योजना के लिए समूह का निर्माण, कार्य का विभाजन किया, व्यक्तियों की नियुक्ति की, व्यक्तियों को आदेश निर्देश दिया, उनकी कंट्रोलिंग की, पर्यवेक्षण किया और हमारे गोल को अचीव किया। तो ये क्या है, कंटिन्यू रूप से चलने वाली प्रोसेस है, बीच में रुकती नहीं है। और बीच में कहीं पे भी गैप रहता है तो वहाँ हमारा मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट में चेंज हो जाता है और वो हमारी गोल्स के ऊपर बहुत इफेक्ट डालता है। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की कंटिन्यू प्रोसेस है। तो मैनेजमेंट प्रोसेस की पहली की विशेषता हमें पता चली कि निरंतर रूप से चलने की प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। जैसे कंट्रोलिंग पूरी हुई वैसे ही आपकी रीप्लानिंग स्टार्ट हो गई और रीप्लानिंग के बाद फिर से हमारी प्रोसेस स्टार्ट, जैसे ही हमें कोई गैप मिला वापस रीप्लानिंग स्टार्ट हो गई। तो कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है। तो इसकी पहली विशेषता हमने निकाली कि प्रबंध प्रक्रिया जो है वो एक प्रकार की निरंतर प्रक्रिया है, कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है। सेकेंड अगर हम बात करें तो मैंने लिखा है गतिशील प्रक्रिया, यानी डायनेमिक प्रोसेस। गतिशील प्रक्रिया का अर्थ यह है कि हमने जो भी वर्क्स यहाँ पे लिखे हैं वो हर ऑर्गेनाइजेशन में सेम रूप से सेम टेक्निक से अप्लाई नहीं किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, टाइम चेंज होता रहता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग होते हैं, मेथड्स यूज करने वाले अलग अलग होते हैं, प्लान्स जो बनाए जाते हैं वो अलग अलग बनाए जाते हैं। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि प्रबंध की जो प्रक्रिया है वो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, इनके अनुसार चेंज होती रहती है। लेकिन इनमें प्लानिंग डेफिनेटली सब में योजना बनाई जाती है, व्यक्तियों का समूह तैयार किया जाता है, कार्य का विभाजन किया जाता है, उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है, आदेश निर्देशों को दिया जाता है, कंट्रोलिंग की जाती है, गैप की प्राप्ति की जाती है, उनको फिल किया जाता है, रीप्लान किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जो है वो गतिशील प्रक्रिया अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंज होती रहती है। ये नहीं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक ही प्रकार का प्लान होगा, नहीं, जैसा ऑब्जेक्टिव उसके अकॉर्डिंग प्लान्स बनाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लिए जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग आदेश निर्देश दिए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की गतिशील प्रक्रिया हमने पहले पढ़ा भी था कि मैनेजमेंट जो है वो एक डायनेमिक फंक्शन है, एक गतिशील कार्य है, एक गतिशील प्रक्रिया है जो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंज होती रहती है। मार्केट के डिमांड्स क्या है, गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज में चेंज हो रहे हैं, हमारे कस्टमर्स की क्या वांट्स है, क्या चेंज हो रहे हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, मैनेजमेंट किया जाता है। तो ये डेफिनेटली क्या है, डायनेमिक प्रोसेस है, गतिशील प्रक्रिया है। थर्ड हमारी आती है मानवीय प्रक्रिया, यानी ह्यूमन एक्टिविटी कैसे है। प्रबंध प्रक्रिया को एक मानवीय प्रक्रिया इसलिए माना जाता है क्योंकि मैनेजमेंट जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, मैनेजर के द्वारा किया जाता है। और मैनेजर क्या है, खुद मानव है, मानव संसाधन है, इसीलिए ये क्या है, एक प्रकार की मानवीय क्रिया है। फोर्थ अगर हम बात करें तो मैंने लिखा है सामाजिक प्रक्रिया, यानी सोशल प्रोसेस। सामाजिक प्रक्रिया मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है वो सोशल प्रोसेस कैसे है, हम मैनेजमेंट जब करते हैं तो किनका करते हैं, मानवीय संसाधनों का करते हैं, हमारे उद्देश्य निर्धारण का करते हैं। उद्देश्य किसके होते हैं, वो ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल, यानी सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम कार्य करते हैं, जिसके अंदर व्यक्तिगत उद्देश्यों की स्वतः पूर्ति हो जाती है, कर्मचारियों की संतुष्टि, उनकी सुविधाओं, उनका ध्यान रखा जाता है, उपभोक्ता उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग ही हम प्रोडक्ट बनाते हैं और उसी को संतुष्ट करवाते हैं। तो पूरे समाज से हम कच्चा माल लेते हैं और समाज को ही वापस बना के देते हैं, समाज में ही टिके रहते हैं, समाज से ही रिटर्न हमें मिलता है। तो डेफिनेटली क्या है, एक प्रकार का जो मैनेजमेंट किया जा रहा है वो सोशल या समाज को ध्यान में रख के किया जा रहा है, समाज के अंदर रह के किया जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन समाज में स्थित है, कस्टमर समाज में ही है, हम संतुष्टि समाज के लोगों को ही दे रहे हैं, हम हित की पूर्ति समाज के लिए ही कर रहे हैं, हम कहाँ पे, हमारा मैनेजमेंट कहाँ पे, समाज के अंदर ही कार्य कर रहा है। तो ये एक प्रकार की क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस भी है। आगे मैंने लिखा है सार्वभौमिक प्रक्रिया, की मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है वो सार्वभौमिक है। ये सार्वभौमिक का मीन, सर्वव्यापी का मीन यूनिवर्सल है। एवरी डिपार्टमेंट, एवरी लेवल, एवरी फंक्शन, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, सब जगह पे मैनेजमेंट अप्लाई किया जाता है, चाहे वो प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिटेबल हो, चाहे हमारी रियल लाइफ हो, चाहे हमारी टीम वर्क हो, हमारा ऑर्गेनाइजेशन वर्क हो, कोई भी चीज हो, हर जगह पे मैनेजमेंट अप्लाई होता है, चाहे वो
बाकी हर जगह पे मैनेजमेंट व्याप्त है। तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट सार्वभौमिक है, सभी जगह पे व्याप्त है। प्रबंध की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सभी जगह पे ये प्रक्रिया अप्लाई की जाती है। बस इनमें टेक्निक चेंज हो जाती है, कॉन्सेप्ट चेंज हो जाते हैं, प्रिंसिपल चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, वो हमने लिख ही दिया था कि गतिशील प्रक्रिया है ये, सार्वभौमिकता के साथ साथ में गतिशील भी है, तो सभी जगह पे व्याप्त भी है और इन्वायरमेंट में जो चेंज होते हैं उनको एक्सेप्ट भी करते हुए आगे हमें पहुंचाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो सार्वभौमिक है, यहाँ पे भी लागू किया जाएगा। आपका अगर बिजनेस आउट ऑफ इंडिया है तो वहाँ पे भी आप मैनेजमेंट कर रहे हो, आप अपने 12th में स्टडी कर रहे हो तो इसमें भी मैनेजमेंट के आप प्रोसेस यूज ले रहे हो। हम अगर डेली लाइफ में हमारे पेरेंट्स घर पे काम कर रहे हैं या हम कुछ भी करते हैं तो वहाँ पे भी मैनेजमेंट है। चाहे ऑर्गेनाइजेशन हमारे प्रॉफिटेबल है चाहे नॉन प्रॉफिटेबल है, हर जगह पे मैनेजमेंट व्याप्त है, मैनेजमेंट की प्रोसेस को यूज लिया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है वो यूनिवर्सल प्रोसेस है। नेक्स्ट मैंने लिखा है परिणाम प्रधान प्रक्रिया। अब मुझे ये बताओ कि हम जो इतना मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैनेजमेंट को करने के ऊपर फोकस दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं? वो हम दे रहे हैं ताकि हमने जो गोल्स डिसाइड किए हैं उन गोल्स को हम अचीव कर पाए। तो क्या परिणामों की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित कार्य करते हुए हमने जो गोल्स डिसाइड किए हैं उनको अचीव करने के लिए ही हम जो कार्य करते हैं वो ही मैनेजमेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट की जो प्रोसेस हम अपनाते हैं, यूज लेते हैं, मैनेजमेंट के द्वारा कार्य को व्यवस्थित ढंग से करते हैं, वो किस लिए करते हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि हमें अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिले। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है वो हमें व्यवस्थित तरीके से हमने जो गोल्स डिसाइड किए उनके रिजल्ट प्राप्त करवाने में मदद करती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? परिणाम प्रधान प्रक्रिया, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड जो प्रोसेस है वो हमारी होती है मैनेजमेंट। तो ऑल ओवर हमने देख लिया कि मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है वो ये होती है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। लेकिन इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है हमारा कोऑर्डिनेशन, समन्वय, जिसका अर्थ होता है तालमेल, इसका अर्थ होता है तालमेल बैठाना। ये बहुत जरूरी है। इन सभी कार्यों में स्टेप टू स्टेप तरीके से जो भी किया जाता है इन सब में तालमेल बैठाने का काम जो होता है, इन सबको जो जोड़ के रखने का काम करता है, जो इनमें कड़ी का काम करता है, वो हमारा कोऑर्डिनेशन होता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर एक संस्था में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो हमारा मैनेजमेंट कभी सफल तरीके से पूर्ण नहीं हो सकता। इसीलिए प्रबंध के सार के रूप में जो कहा जाता है वो समन्वय को कहा जाता है कि समन्वय क्या है? प्रबंध का सार है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बिना समन्वय के हमारे कोई भी कार्य आपस में जुड़ते हुए आपस में समन्वय तालमेल के साथ में संपन्न नहीं हो पाते। इसलिए हम कह सकते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और ये सबको जोड़ने का जो काम होता है वो कोऑर्डिनेशन, राइट। अब इस प्रोसेस से हमने कुछ विशेषताएं निकाली है कि मैनेजमेंट प्रोसेस जो होती है वो कंटिन्यू प्रोसेस है, मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो डायनेमिक प्रोसेस है, मैनेजमेंट जो है वो हमारे ह्यूमन प्रोसेस है, मैनेजमेंट हमारी सोशल प्रोसेस है, मैनेजमेंट हमारी यूनिवर्सल प्रोसेस है, मैनेजमेंट हमारी रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस है, राइट। तो ये हमारा मैनेजमेंट के प्रोसेस के बारे में आप अच्छे से इस प्रोसेस को और उन विशेषताओं को नोट्स अपनी नोटबुक के अंदर नोट आउट कर लीजिए। इसके बाद हम फंक्शंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, हमने देखा था मैनेजमेंट की प्रोसेस हो गई। अब हम कहते हैं मैनेजमेंट के फंक्शन। तो पहले तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे शॉर्ट समरी के रूप में बताया कि मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस मतलब कार्य, प्रबंध के कार्य। प्रबंध के कार्यों को दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक कार्य यानी प्राइमरी फंक्शंस और हमारे सहायक कार्य। तो प्राथमिक कार्य के अंदर हमारे 5 कार्य शामिल किए गए हैं जो हमने प्रबंध की प्रक्रिया में देखे थे। पहला है हमारा नियोजन यानी प्लानिंग, संगठन, ऑर्गेनाइजिंग, निर्देशन, डायरेक्टिंग, नियंत्रण, कंट्रोलिंग और समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। ये होते हैं हमारे प्रबंध के प्रमुख 5 प्राथमिक कार्य, जिन्हें हम प्रमुख कार्य, प्राथमिक कार्य या फिर प्रबंध की प्रक्रिया के रूप में शामिल करते हैं। नेक्स्ट हमारे प्रबंध के फंक्शंस में आता है सहायक कार्य। सहायक कार्यों को भी यहाँ पे 5 भागों में बताया गया है। पहला है हमारा निर्णय यानी डिसीजन लेना, नियुक्तिकरण जो हमारा स्टाफिंग करना है। स्टाफिंग करना हमारे सहायक कार्यों में इसलिए आया है क्योंकि हो सकता है कि हमारे संगठन में कर्मचारियों को नियुक्त करने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि हम सिंगल
करना है। तो कम्युनिकेशन भी हमारा मैनेजमेंट का ही फंक्शन है। आगे है प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व मतलब हमारा मैनेजमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं खुद को रिप्रेजेंट कर रही है। तो वो रिप्रेजेंट किस बेस पे कर रही है? जितना हमारा मैनेजमेंट स्ट्रांग है, हम कह सकते हैं कि हमारे मैनेजमेंट से हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो वो जो रिप्रेजेंट होता है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट करता है, वो हमारा मैनेजमेंट के वर्क के, मैनेजमेंट के रिजल्ट के थ्रू किया जाता है। हम कहते हैं कि मैनेजमेंट के रिजल्ट को हम महसूस करते हैं। तो जो रिजल्ट महसूस किया जाता है वो दूसरे कॉम्पिटिटर्स के सामने एक रिप्रेजेंट या प्रतिनिधित्व का भी काम करता है। तो और हम कह सकते हैं कि प्रबंध के जो कार्य होते हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है, प्रमुख कार्य, सहायक कार्य। प्रमुख कार्य नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय, और सहायक कार्यों में निर्णय, नियुक्तिकरण, नवाचार, संप्रेषण और प्रतिनिधित्व। वन बाय वन हम इन सब का डिस्कशन करेंगे, इन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन आज हम शुरू करते हैं हमारे प्रमुख कार्य या प्राथमिक कार्य। कितने हैं? 5 है। नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय। तो आप सब पहले तो इन की पॉइंट्स को अपनी नोटबुक के अंदर नोट आउट कर लीजिए। फिर सो गाइस, हमारा फंक्शन हम लोगों ने देखे थे 2 टाइप्स के हमने डिवाइड किए। अब उसमें से पहला प्राथमिक कार्यों का ही पहला जो हमारा जो है नियोजन मतलब प्लान। अब नियोजन मतलब योजना बनाना, और प्लानिंग से भी हमें पता लगता है कि प्लान को प्रिपेयर करना। तो सबसे पहले हम नियोजन वर्ड अगर हमारे सामने आना तो हम कह सकते हैं, यानी प्लानिंग वर्ड हमारे सामने, तो प्लान बनाना मतलब योजना बनाना। लेकिन योजना कैसे बनानी, किस टाइप से बनानी है, हमारे सामने क्वेश्चन ये पुट होता है। तो योजना बनाना, तो उसके लिए मैंने लिखा है योजना बनाना मतलब आपको ध्यान किसका रखना है? पास्ट, ठीक है। और योजना बनानी किसके लिए, या योजना हमारे अप्लाई कब करनी है? हमें फ्यूचर के लिए। लेकिन योजना बना कब रहे हैं हम? प्रेजेंट में रहते हुए। तो मैंने यही लिखा है कि योजना प्रेजेंट में रहते हुए बनाते हैं, पास्ट को ध्यान में रखकर बनाते हैं और फ्यूचर के लिए बनाते हैं। तो ऐसी योजना तैयार करना, ऐसा प्लान तैयार करना जिसमें हमारे पास टाइम के एक्सपीरियंस, नॉलेज उसको यूज लिया जाता है, प्रेजेंट में रहते हुए हम योजना को प्रिपेयर करते हैं और फ्यूचर के लिए सोच के या फ्यूचर को सोच के उसको बनाते हैं। तो वो जो हमारा पूरा का पूरा रूपरेखा बनती है, रूपरेखा का चित्रण बनता है, उसी को हम नियोजन कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। तो शॉर्ट सा आप लोगों के यहाँ पे लिखा है प्लान यानी योजना बनाना, प्रेजेंट में रहते हुए, पास्ट के एक्सपीरियंस, पास्ट के नॉलेज को ध्यान में रखते हुए और फ्यूचर में अप्लाई करना है इस चीज के लिए। इसी को हम, इस रूपरेखा को तैयार करने को ही हम क्या कहते हैं? प्लानिंग करते हैं या नियोजन करते हैं। अब क्वेश्चन आता है प्लानिंग में किया क्या जाता है? हमें ये तो पता लग गया कि हाँ पास्ट को ध्यान में रखना है, फ्यूचर के लिए बनाना है, प्रेजेंट में बनाना है, लेकिन क्या बनाना है, किस टाइप से बनाना है? तो उसके लिए मैंने आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन पुट किए हैं कि नियोजन के अंदर मुख्य रूप से एक क्वेश्चन के आंसर ढूंढे जाते हैं और फिर योजना को प्रिपेयर किया जाता है। इसमें होता है व्हाट मतलब क्या, व्हाई मतलब क्यों, हु मतलब कौन, वेयर मतलब कहाँ, व्हेन मतलब कब, हाउ मतलब कैसे। यानी इन क्वेश्चंस के आंसर निकाल के हमें रूपरेखा का चित्रण तैयार करते हैं, एक व्यू रचना को बनाते हैं, उसी को प्लानिंग कहा जाता है। और प्लानिंग जितने भी हमारे मैनेजर्स के वर्क्स है, फंक्शंस है, पूरा हमारे मैनेजमेंट है, उसका सबसे बेस है, सबसे लीड वर्क जो होता है वो नियोजन ही होता है। क्योंकि यहाँ पे हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं। तो नियोजन सबसे इंपॉर्टेंट और पहला प्राइमरी फंक्शन आप लोगों का प्लान करना। अब इनके क्वेश्चन का क्या कनेक्शन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन से? व्हाट मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या उद्देश्य है, व्हाट मतलब क्या उद्देश्य है वो डिसाइड करना। व्हाई मतलब क्यों, हमारा ये उद्देश्य क्यों है, हमने किस चीज को सोच के इस उद्देश्य को डिसाइड किया है, क्यों। फिर है हु, हमने जो उद्देश्य डिसाइड कर रहे हैं उसको कौन से व्यक्ति के द्वारा कंप्लीट किया जाएगा, हु मतलब किन को उसको उस वर्क में हमें लगाना है। वेयर मतलब कहाँ, इस ऑब्जेक्टिव की प्राप्ति हम कहाँ पे, किस इन्वायरमेंट में, किस मार्केट में रहते हुए कंप्लीट कर पाएंगे। व्हेन मतलब ड्यूरेशन, कितने टाइम पीरियड के लिए हमें गोल डिसाइड किया है, कितने टाइम पीरियड में हमें इस गोल को अचीव करना है।
गोल को कंप्लीट करेगा, गोल कितने समय में कंप्लीट करना है, लेकिन उसको करेंगे कैसे, हाउ यानी कैसे, तो उस करेंगे कैसे का आंसर भी हमारे प्लानिंग में ही डिसाइड किया जाता है। और इस कैसे के अंदर बहुत सारी टेक्निक, बहुत सारे घटक काम करते हैं जो मैंने आगे आप लोगों को लिखी। तो हम कह सकते हैं कि नियोजन एक ऐसी योजना बनाना है जिसमें व्यवसाय से संबंधित क्या क्या करना है, क्या उद्देश्य निर्धारित करने, क्यों करने हैं, इनके द्वारा वो कंप्लीट की जाएंगे, कहाँ पे हमें उन्हें अचीव करना है, कितने समय में हमें उन्हें अचीव करना और कैसे अचीव करना है। इन सभी क्वेश्चंस के, इन सभी प्रश्नों के उत्तर निकालते हुए एक रूपरेखा का चित्रण किया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, नियोजन कहते हैं या फिर प्लानिंग कहते हैं, जो कब बनाई जाती है, प्रेजेंट में रहते हुए बनाई जाती है। लेकिन किसके लिए बनाई जाती है, फ्यूचर के लिए बनाई जाती है। और उसमें काम क्या आता है, हमारा प्रीवियस नॉलेज, हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस जो पास्ट का होता है। तो ये सिंपल से वर्ड में हमारी प्लानिंग कहलाती है, एक रूपरेखा तैयार करना जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक पहुँचना है और कैसे कैसे पहुँचना है। उसी को हम क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। आप सब प्लान बनाते हैं, आप 12th के स्टूडेंट है, आप लोगों ने अपना सिलेबस देखा, टाइम देखा, 5 सब्जेक्ट है, ये टॉपिक्स है, हम इतने टाइम में कवर करना है, ऐसे ऐसे कंप्लीट करना है। तो ये क्या बना रहे हो आप, प्लानिंग बना रहे हो। वैसे तो बिना प्लानिंग हम ये नहीं कह सकते कि सारे संगठन बंद हो जाते हैं, नहीं, लेकिन प्लानिंग जब होती है तभी आप इफेक्टिवनेस से एफर्ट डाल सकते हो अपने बेस्ट, जिससे रिजल्ट हमें बहुत अच्छा या मोर रिजल्ट मिलता है। तो प्लानिंग, एक परफेक्ट प्लानिंग अगर है तो हम कह सकते हैं कि हमारा मैनेजमेंट का वर्क भी अगर हमने वैसे ही अप्लाई किया तो परफेक्ट रिजल्ट हमें देगा। इसीलिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट या प्राइमरी का सबसे टॉप लेवल का फंक्शन माना जाता है। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें प्लानिंग की, तो जैसे मेरे को यहाँ से अगर हमने से किसी को भी किसी भी स्थान से किसी दूसरे स्थान पे जाना है तो हम वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, पहले तो हमारे दिमाग में वो क्लियर होगा, हमें वहाँ पे क्या क्या लेके जाना है साथ में, हमारे यहाँ से वहाँ तक जाने में हमारे पास कौन कौन से साधन है, उसमें से हमारे लिए कौन सा साधन सही है, मैं खुद की गाड़ी लेके जाऊँ, बस में जाऊँ, ट्रेन में जाऊँ, मतलब मुझे चूज करना है कि मेरे लिए कौन सा सही है, मुझे वहाँ पे क्या क्या खर्चे लग सकते हैं, तो उसके हिसाब से मैं मनी को साथ में लेके जाऊँ, कैश कितना मुझे लेके जाना है, कार्ड वाला, तो ये सारे डिसाइड करना, ये सब पहले से मैं प्लान करती हूँ, मुझे वहाँ पे कितने दिन का स्टे करना है, उसके अकॉर्डिंग मैं वहाँ पे मेरे कपड़े लेके जाऊँ, मेरा सामान लेके जाऊँ, तो ये सब पहले से प्लान किया जाता है। तो ये जो मैं योजना तैयार कर रही हूँ, ये सारे क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ रहे हैं और उनके अकॉर्डिंग मैं अपनी पैकिंग कर रही हूँ, उनके अकॉर्डिंग मैं खुद को ट्रीट कर रही हूँ, तो मतलब मैं क्या कर रही हूँ, प्लानिंग कर रही हूँ, योजना बना रही हूँ। ये मेरे मैनेजमेंट का क्या है, पहला फंक्शन। अब हम कह सकते हैं कि वहाँ पे हो सकता है कि कुछ चेंज हो जाए, तो डेफिनेटली चेंज होगा, क्योंकि ये हमने पहले से देख लिया कि मैनेजमेंट जो है वो डायनेमिकल प्रोसेस है, वो गतिशील है, चेंज होगा तो हमारी योजना भी उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये हमारा प्लानिंग का उदाहरण हमने देखा। रूपरेखा तैयार करना, आप सब भी प्लान करते हो, 12th का आप लोगों ने प्लान बनाया होगा, तो ये प्लानिंग है हमारी। अब अगर हम बात करें कि प्लानिंग की प्रोसेस क्या हो सकती है, तो जैसा अभी हमने एग्जाम्पल में देखा, बस उसी को हमने टेक्निकल लैंग्वेज में डिफाइन कर दो तो प्लानिंग की क्या बन जाएगी, प्रोसेस बन जाएगी। तो हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से जब हम सोचते हैं तब हम क्या करेंगे, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं या गोल्स हैं उनको सेट करना, सबसे पहला प्लान का स्टेप कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के क्या उद्देश्य हमें रखने हैं, क्या यानी बोर्ड का आंसर सबसे पहले हमें निकालना है, तो क्या उद्देश्य रखने हैं, ये हमारा प्लान का क्या हो गया, पहला कि हमने डिसाइड किया कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है। अब इन ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए हमें कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज लेना है या फिर कौन कौन सी टेक्निक्स हमारे लिए यूजफुल हो सकती है, तो उसमें हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन से मेथड्स, कौन सी टेक्निक्स, कौन से ऑप्शंस को ट्राई करना है, यूज लेना है। उसके बाद हर एक ऑब्जेक्टिव के लिए, हर एक प्रोसेस के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं। जैसे मुझे यहाँ से मार्केट जाना, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं खुद की स्कूटी लेके जाऊँ, गाड़ी लेके जाऊँ, पैदल जाऊँ, साइकिल पे जाऊँ, तो मतलब क्या है, मार्केट तक जाने के लिए भी मेरे पास बहुत सारे वैकल्पिक ऑप्शंस हैं, यानी अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं। तो आपके पास जब आप मैनेजमेंट में नियोजन करते हो, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो, तो उस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव आपके पास ऑप्शंस होते हैं, तो हमें देखना पड़ता है कि कौन सा अल्टरनेटिव ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट है, जो हमें मिनिमम कॉस्ट में मोर से मोर आउटपुट को देता है। तो उस अल्टरनेटिव जितने भी हमारे ऑप्शंस होते हैं उनको कंपैरिजन करना और फिर डिसाइड करना कि यस हमारा ये अल्टरनेटिव ऑप्शन हम यूज ले रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि गोल्स को सेट करना, उसके लिए हमें कौन कौन से मेथड्स टेक्निक्स को यूज
डन करना, उसके बाद अल्टरनेटिव ऑप्शंस जो मिलते हैं उनको देखना, उनका इवैल्यूएशन करना कि हमें उनमें से कौन सा चूज करना है, नेगेटिव पॉजिटिव सब उसमें देखे जाते हैं। कम से कम जिस अल्टरनेटिव में नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं उसी अल्टरनेटिव को चूज किया जाता है। और उन अल्टरनेटिव्स को चूज करने के बाद में हम इसके साथ साथ में कुछ अदर हमारे ऑब्जेक्टिव है तो उनको भी यूज ले सकते हैं, उनको भी डिटरमाइन साथ में ही किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें कोई बाइक मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, बाइक मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी और वहाँ पे वेस्टेज या फिर पुराने टायर्स पड़े हैं, उनका उसमें कोई यूज नहीं है, तो उसको उस वेस्टेज को एक जो रबर मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है उसको दे सकती है, वहां से कैश अर्न कर सकती है। तो ये उसका क्या हो गया, अदर डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव हो गया जो पहले वाले ऑब्जेक्टिव के साथ ही कंप्लीट किया जा सकता है। HDFC का अगर हम एग्जांपल देखें तो HDFC बहुत सारी अपनी ब्रांचें खोल रही है, लेकिन HDFC का ये मेन उद्देश्य नहीं है कि वो बहुत सारी ब्रांचों को खोले, नहीं, वो अपनी ब्रांचें अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, विस्तार करने के लिए खोली, लेकिन मेन उद्देश्य उसका ब्रांचेस खोलना नहीं है। मेन उद्देश्य ये नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हमने जो गोल डिसाइड किया अल्टरनेटिव्स में हमें बहुत सारे अदर डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव भी मिल जाते हैं, तो उनको भी साथ में लेके यूज ले, तो उनके लिए भी साथ में प्लान किया जाता है। उसके बाद हमने जो डिसाइड कर लिया उसको एक्शन कि उसके ऊपर अब कार्य करना, तो वो अप्लाई करना, उसको क्रियान्वयन करना, वो सारा डिसाइड करना कि हमें किस तरीके से क्रियान्वयन करना है, किनके द्वारा कार्य करवाना है, कितनी मात्रा में करवाना है, कौन से समय में करवाना है, कहाँ पे करवाना है, ये सारे क्रियान्वयन के अंतर्गत आ जाते हैं, जिसमें हम ये सारे घटकों का यूज भी लेते हैं कि कैसे कैसे हमें यूज लेने हैं मेथड्स को, वो सारे क्रियान्वयन में शामिल किए जाते हैं। और उसके बाद क्रियान्वयन तक कंप्लीट नहीं होता, उसके बाद भी हम प्लान करते हैं कि हमारा फॉलो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, हमें नेगेटिव पॉजिटिव मतलब जितना जो गैप रहता है कि हमने जो प्लान किया उससे हम अगर परिवर्तन हो गया हमारे एनवायरमेंट में, ये चेंज हो गया तब हमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारा ये चेंज हो गया तब हमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है, मार्केट की डिमांड्स होती है, कस्टमर की डिमांड्स होती है, कॉम्पिटिटर्स का स्टैंडर्ड होता है, ये सब हमारे गैप को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो उसका भी ध्यान में रखा जाता है, उसको भी ध्यान में रखते हुए प्लान किया जाता है, जिसमें रिस्क मैनेजमेंट जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट देखा जाता है कि कल को अगर इस चेंज की जगह पे ये परिवर्तन हो गया या इस गवर्नमेंट पॉलिसी की जगह पे ये हो गया या इसके होने के चांस है, तब हमें प्लान के अंदर क्या चेंज करना है, तो वो भी इसी प्लानिंग में ही डिसाइड किया जाता है। तो ये हमारे प्लानिंग की क्या होती है, प्रोसेस होती है, गोल्स को डिसाइड करना, उनके लिए टेक्निक्स मेथड्स को देखना, फिर हमारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस के बारे में ध्यान देना, उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन को चूज करना, अदर ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना, और फिर हमारा एक्शन करना मतलब क्रियान्वयन करना, उसके बाद फॉलो अप लेना। तो ये सब अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्लान के अंदर डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन जब इनको रियल में हम अप्लाई करेंगे तब वो हमारे मैनेजमेंट के आगे वाले फंक्शंस में काम किए जाएंगे, जिसमें हमारा निर्देशन होता है, कंट्रोलिंग होता है, संगठन होता है, इन सब में इन सबको अप्लाई किया जाता है। तो ये हमारा सिंपल सा नियोजन। अब नियोजन के मैंने आगे आप लोगों ने टॉपिक लिखा है नियोजन के घटक, कि प्लानिंग के अंदर कौन कौन से मुख्य रूप से फैक्टर्स होते हैं, घटक होते हैं जो प्लानिंग के लिए हेल्पफुल और प्लानिंग को इफेक्ट करते हैं। तो उसमें मैंने आप लोगों के लिखे हैं उद्देश्य, आपका उद्देश्य क्या है वो प्लानिंग का सबसे पहले डिसाइड, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, उसके आधार पर प्लान बनाया जाता है। नीतियां, कि कोई भी पॉलिसीज कब चेंज हो रही है, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, चाहे आपके कॉम्पिटिटर की हो, चाहे आपके ऑर्गेनाइजेशन की, उन सबको ध्यान में रखकर प्लान किया जाता है। कार्य पद्धति कि आपको प्लान का जो उद्देश्य निर्धारित किया उसमें कौन से कार्य को किन पद्धतियों किन मेथड्स के द्वारा कंप्लीट करवाना है, ये भी प्लान में डिसाइड किया जाता है। नियम क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन के, गवर्नमेंट के, इन्वायरमेंट के, तो उन नियमों को ध्यान में रख के प्लान किया जाता है। व्यू रचना यानी स्ट्रेटेजी तैयार की जाती है, पूरी रूपरेखा तैयार की जाती है, इसमें इन 5 क्वेश्चंस के आंसर्स को निकाला जाता है। प्रमाण कार्यक्रम कि आपको किस प्रकार से कौन सी चीज को डन करना है, कौन से ऑब्जेक्टिव को डन करना है, किस प्रकार से संतुष्टि को प्राप्त करना है, गोल को अचीव करना है, इसके लिए। फिर है प्रमाण और मापदंड यानी स्टैंडर्ड तय करना। स्टैंडर्ड्स क्यों तय करते हैं, क्योंकि हमने जो गोल डिसाइड किया था उसको हमने कितनी मात्रा में अचीव कर लिया है और इन दोनों के बीच में कितना गैप है, इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले से ही हर कार्य के क्या कर दिए जाते हैं, प्रमाण और मापदंड निर्धारित कर दिए जाते हैं। जैसे आप लोग टारगेट रखते हो ना कि मुझे इतना लाना ही लाना है, तो पहले से आप स्टैंडर्ड मापदंड तैयार कर रहे हो, इस वे से आपको ये कंप्लीट करना है, ये मापदंड तय कर दिया जाता है, वो भी हमारा प्लानिंग का हिस्सा है। विधियां कौन सी यूज लेनी है, तकनीकी कौन कौन सी यूज लेनी है, समय कितने टाइम ड्यूरेशन में आपको इस गोल को अचीव करना है, ये जो प्लान आपने तैयार किया वो प्लान कितने टाइम पीरियड के लिए आपको अप्लाई करके डन करना है। बजट
बजट तो इम्पोर्टेंट है ही, कितने टाइम में हमें क्या क्या इन्वेस्ट करते हुए, कितनी मात्रा में इन्वेस्ट करते हुए प्लान को डन करते हुए गोल को अचीव करना है। तो इन सभी चीजों का, ये जितने भी घटक लिखे हैं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए, प्रेजेंट में रहते हुए, पास्ट को ध्यान में रखिए, पास्ट का नॉलेज यूज लेते हुए फ्यूचर में अप्लाई करने के लिए जो भी रूपरेखा या जो भी योजना तैयार की जाती है, उस पूरी की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं, नियोजन कहते हैं। तो आप सबको समझ आ गया होगा, ये क्वेश्चन है, इनका सॉल्यूशन या फिर इनके आंसर्स लिखे जाते हैं, रूपरेखा तैयार की जाती है, पास्ट को ध्यान में रखा जाता है, फ्यूचर के लिए होता है, प्रेजेंट में होता है, और ये घटकों को ध्यान में रखते हुए योजना तैयार की जाती है। आप सब इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी नोटबुक में नीट हैंडराइटिंग में कंप्लीट करें। हाँ, तो हमारा फर्स्ट प्लानिंग हो गया था। सेकंड हमारा है ऑर्गेनाइजिंग, मतलब संगठन। संगठन नाम से स्पष्ट है, संगठन मतलब व्यक्ति या फिर व्यक्तियों का समूह। तो व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह बनाना, और हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा जो भी बिजनेस होता है उसमें बहुत सारे व्यक्ति मिलकर काम करते हैं। हमने जो उद्देश्य निर्धारित किया वो बहुत सारे व्यक्तियों, कर्मचारियों, प्रबंधकों, उद्यमियों, ये सब मिलकर साथ में मिलकर उस ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं। तभी हम कहते हैं कि सामूहिक हितों की पूर्ति के लिए कार्य किया जाता है। और जब भी सामूहिक हितों की पूर्ति की बात आ जाती है तो व्यक्तिगत उद्देश्य स्वतः ही पूरे हो जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह। अब जब भी हमने उद्देश्य निर्धारित कर लिए तो उसके बाद हमें एक व्यूहरचना बनानी है कि हमें कौन से व्यक्ति को कौन सा कार्य देना है। तो सबसे पहले हमारे डिसाइड हो गया था हमारा ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य निर्धारण हो गया था हमारा। उसके बाद हमें क्या डिसाइड करना है, एक स्ट्रक्चर बनाना है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी व्यूहरचना तैयार करनी है। उस व्यूहरचना में ये डिसाइड करना है कि जो हमने उद्देश्य डिसाइड किया है उसके लिए कौन से व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को किस प्रकार से कार्यों का बंटवारा करना है। तो सेकेंड हम कह सकते हैं हमारा कार्यों का विभाजन, कार्यों का विभाजन। और कार्यों के विभाजन की जब बात आती है, हेनरी फ्योल ने अपना फर्स्ट प्रिंसिपल यही दिया है कि कार्यों का विभाजन करना। और कार्यों के विभाजन से तात्पर्य है कि जो व्यक्ति जिस काम को करने में योग्य है उसको उस प्रकार का या उस रुचि का कार्य देना, जिससे वो उस कार्य में अपना दी बेस्ट दे सके। और दी बेस्ट देगा तभी उसकी कार्य दक्षता, कार्य कुशलता के साथ में वो कार्य कर पाएगा और काम बहुत ही बेहतर तरीके से रिजल्ट को लाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह का जो उद्देश्यों का निर्धारण हुआ है उनको उनके कार्य के अनुसार विभाजन किया जाता है। अब जैसे ही कार्यों का विभाजन किया जाता है तो उन्हें अधिकार और उत्तरदायित्वों को सौंपा जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसके बाद हमारी ऑथोरिटी यानी अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्वों को सौंपा जाता है। और उसी के साथ कुछ यूनिट्स, कुछ सब यूनिट्स, कुछ डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं अलग अलग वर्क के, अलग अलग टाइप के कामों के। वो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ये यूनिट्स, सब यूनिट्स और डिपार्टमेंट जो भी बनाए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग ही उसमें काम करने वाले व्यक्तियों को कार्य दिया जाता है। किस डिपार्टमेंट है उसको उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड वर्क दिए जाते हैं और वो उसी को हैंडल करने का वर्क करता है। तो ऑल ओवर हम क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग का मेन ये है कि हमने नियोजन में जो भी उद्देश्य निर्धारित किए हैं उन उद्देश्यों के लिए किन व्यक्तियों को कार्य करवाना है, उन व्यक्तियों को चूज करना, उन व्यक्तियों का समूह निर्धारण करना, उन व्यक्तियों में कार्यों का विभाजन करना, उन व्यक्तियों को अधिकार सौंपना, उन व्यक्तियों का उत्तरदायित्व सौंपना। और ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी जहां बात आती है वहां पे कहा जाता है कि ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रेशियो इक्वल होना चाहिए, कि हमने जितने अधिकार दिए हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें उत्तरदायित्वों का बंटवारा करना चाहिए और जितने हमने उत्तरदायित्व दिए उसके अकॉर्डिंग हमें व्यक्तियों को या फिर कर्मचारियों को, पर्यवेक्षकों को अधिकारों का बंटवारा भी करना चाहिए। अगर इन दोनों में कुछ भी अप डाउन रहता है या गैप रहता है इनके रेशियो में तो हमारा मैनेजमेंट वहाँ पे स्लीप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे समन्वय नहीं बैठ पाता, तालमेल नहीं बैठ पाता है, जिसके कारण हमारा मैनेजमेंट गलत या फिर ऑर्गेनाइजिंग की जो स्ट्रक्चर है वो परफेक्ट रूप से वर्क नहीं कर पाता है। तो ये हमारा हेनरी फ्योल ने ये भी कहा था कि ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रेशियो इक्वल रहना चाहिए। हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट के टोटल 14 सिद्धांत दिए, 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, उनका हम आगे लेते स्टेज में 1 by 1 एवरी प्रिंसिपल का डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारे संगठन की जब बात हुई तो मैंने कहा कि सबसे पहले जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे उनमें
व्यक्तियों के समूह में उन कार्यों का विभाजन करना, विभाजन के साथ में उन्हें अधिकार सौंपना, उन्हें उत्तरदायित्वों को सौंपना, डिपार्टमेंट बांटना, यूनिट सब यूनिट्स को डिसाइड करना, इन सब का बंटवारा करना, स्ट्रक्चर तैयार करना कि किस ढांचे से हमें पूरा वर्क करना है, किस डिपार्टमेंट से हमें स्टार्ट होके कहाँ तक की पूरी प्रोसेस कंप्लीट करनी है। यानी स्टार्टिंग प्रोटेक्शन जहाँ से स्टार्ट होता है वहां से लास्ट एंड तक हमारा जब रेडी हो जाता है तब सारे डिपार्टमेंट्स किस प्रोसेस से स्टेप टू स्टेप वाइज औपचारिक तरीके से हमें कंप्लीट करने, ये सारा का सारा ढांचा तैयार करना, किन के द्वारा हम किन किन व्यक्तियों कौन सा व्यक्ति कौन से डिपार्टमेंट में कार्य करते हुए हमें फिनिश रूट तक या फिनिश अचीवमेंट तक पहुंचाएगा, ये सारा स्ट्रक्चर तैयार करना, यूनिट सब यूनिट्स डिपार्टमेंट्स को बांटना, उनके अकॉर्डिंग व्यक्तियों को वहाँ पे लगाना, उन्हें अथॉरिटी उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी का बंटवारा करना, कार्यों का विभाजन करना, जो योग्यता के अनुसार किया जाता है। ये सब करते हुए हमारे जो गोल्स हमने प्लानिंग में डिसाइड किए थे उनको कंप्लीट करने के लिए क्रियान्वयन का कार्य शुरू करना, वो ही हमारा क्या हो गया है, ऑर्गेनाइजिंग हो गया या संगठन कहलाता है। ये अभी हमने देखे मैनेजमेंट के दो फंक्शंस, पहला था हमारा प्लानिंग, सेकंड था हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग जो संगठन है यानी हम व्यक्तियों के समूह की बात कर रहे हैं, वही लोग हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए या संगठन हमारे लिए जो है वो मानव शरीर में जैसे रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड काम करता है, वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर जो ऑर्गेनाइजिंग होता है, संगठन जो होता है जिसमें हम कार्यों का बंटवारा योग्यता के अनुसार करते हैं, जिसमें हम अधिकार और उत्तरदायित्व का रेशियो समान रखते हैं, जिसमें हम हर डिपार्टमेंट के लिए अलग मैनेजर की नियुक्ति मैनेजर को डिसाइड करते हैं, जिसमें हम हर जो प्रोसेस हमें गुजारनी है, जिस प्रोसेस से हमें क्रियान्वयन करना है, उस हर प्रोसेस का पूरा एक ढांचा तैयार करते हैं। ये पूरा का पूरा जो प्रक्रिया होती है वो ऑर्गेनाइजिंग कहलाती है और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स तो इन्हीं के ऊपर हमें अप्लाई करना होता है, तो इसीलिए इसको प्रबंधन संगठन का मेरुदंड का कार्य कहा जाता है। तो हमने दो वर्क्स देखे आज, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। आगे इसके जो हमारे हैं डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन और हमारे सहायक कार्य, उनका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग अच्छे से इसको इसके की पॉइंट्स जो है वो नोटबुक में रिटन आउट कर लें, जितने भी हमारे फंक्शंस हैं उनको अच्छे से रिवीजन कर लें। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया उसका भी साथ साथ में